A very good afternoon to all of you, dear students. As you know that we have talked about general characteristics of synthetic dyes in our previous discussion, and a very important topic was also discussed yesterday by us, which was Witt's theory, and to relate कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। विट थ्योरी के बाद में आज हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज की। जैसा कि आपको पता है, विट थ्योरी में हमने क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम की बात की थी, बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की भी बात की थी। वो एग्ज़ाम्स की पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उन्हें आप प्लीज़ अच्छे से अपडेट करके रखिए। मॉडर्न थ्योरीज की जहाँ तक बात है तो डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू दैट कलर और कंपोजिशन को समझाने के लिए दो सिद्धांत इम्पोर्टेंटली, संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत दिए गए। परंतु इन सिद्धांतों की बात करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना होगा जो जिन पर ये सिद्धांत बेस्ड हैं। इन टर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का क्वांटीकरण। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो विद्युत व चुंबकीय घटकों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन ये परस्पर लंबवत तलों में दोलन करती रहती हैं, ऑसिलेशंस इनमें होते रहते हैं और ये तल आपतित प्रकाश के तल के लंबवत होते हैं। ये केवल विद्युत घटक ही द्रव्य या यौगिक के साथ अन्योन्य क्रिया या म्यूचुअल रिएक्शन करता है, और ये डिस्क्रेट जो ऊर्जा पैकेट्स जो यूनिट्स हैं उनमें क्वांटीकृत होता है। इन पैकेट्स को हमने फोटोन या प्रकाश के क्वांटा के रूप में प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एक यौगिक रंगीन तब दिखाई देता है जब वह दृश्य प्रकाश के कुछ विशेष भाग को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और शेष भाग को वो रिफ्लेक्ट या परावर्तित करता है। किसी यौगिक का रंग उसके द्वारा दृश्य प्रकाश से अवशोषित किए गए प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। जब कोई अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वह निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन या संक्रमण करता है, और ऊर्जा में परिवर्तन जो डेल्टा ई से हम डिनोट करते हैं उसका हम E2 - E1 या EI - E0 जो कि एक्साइटेड माइनस ग्राउंड ऊर्जा स्तर का अंतर के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो डेल्टा ई है वो इक्वल होता है एच म्यू के, और जो एच या डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा भी अपन हम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो हमें याद रखनी है वो है अवशोषित ऊर्जा की मात्रा रंजक की ज्यामितीय संरचना पर निर्भर करती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई जो है अणुओं में इलेक्ट्रॉन कितनी दृढ़ता से बंधे हुए हैं उस बात पर भी निर्भर करती है, और उसके अनुसार अवशोषण पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र में होता है। फॉर एग्जांपल, दृश्य संतृप्त यौगिक जो हैं जिनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं, दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र में कोई अवशोषण ये नहीं दर्शाते हैं। ये पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं और यौगिक रंगहीन दिखाई देते हैं। यौगिक कलर्ड केवल वही दिखाई देगा जिनमें ऊर्जा एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट से होता है। अगर इंफ्रारेड या और किसी पार्ट जैसे अल्ट्रावायलेट पार्ट से अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो कोई भी यौगिक कभी भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए रंग प्रदर्शित करने के लिए यह जानना अत्यावश्यक है कि यौगिक को ऊर्जा अवशोषण दृश्य भाग से करना चाहिए। अगर दृश्य भाग की विकिरणों का कोई यौगिक अवशोषण कर रहा है, डेट मीन्स वो कलर शो करेगा डेफिनेटली।
इसके अलावा असंतृप्त यौगिकों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और पाई बॉन्ड चूँकि वीक बॉन्ड होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दुर्बलता से बंधे होते हैं, और तथा अवशोषण दृश्य क्षेत्र में होता है और ये इसलिए रंगीन दिखाई देते हैं। जनरल ये पाया गया है कि रंगीन यौगिकों में जैसे जैसे हम 4000 to 8000 वेवलेंथ की ओर अग्रसर होते हैं वैसे वैसे डेल्टा ई का मान 71 से 35.5 किलो कैलोरी पर मोल परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार यदि कोई कार्बनिक यौगिक रंगीन है तो उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से एक्साइटेड ऊर्जा स्तर में हो जाता है, और ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई जो है वो 71 से 35.5 किलो कैलोरी पर मोल की रेंज में होता है। स्टूडेंट्स, एक और टर्म जो हमारे इस थ्योरी से रिलेटेड है काम का है वो है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखा गया है कि यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण में यदि सार्थक सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो अणु जो है मॉलिक्यूल है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आसानी से संक्रमण करता है। सममित यौगिकों या सिमेट्रिक कंपाउंड्स में द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन कम होता है, इसलिए संक्रमण की संभावना भी इनमें कम होती है। अतः यदि यौगिक में सममिति को कम करने वाला समूह जुड़ता है तो अवशोषण की तीव्रता बढ़ जाती है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम किसी यौगिक या अणु के रंग और कंपोजिशन में संबंध के आधुनिक सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत की जो पोस्टुलेट्स हैं या संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो हम वन बाय वन उनकी बात करेंगे। उनमें सबसे पहली संकल्पना जो है वो है क्रोमोफोर परमाणुओं के वे समूह होते हैं जिनके पाई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से विकिरण ऊर्जा के अवशोषण पर उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं तथा रंग उत्पन्न करते हैं। क्रोमोफोर की बात हमने कल भी की थी और उसको हमने डिफाइन करते हुए बताया था कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रुप्स को हम क्रोमोफोर कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अंतर्गत कलर शो करने के लिए या क्रोमोफोर होने की कंडीशन को डिस्कस करते हुए ये बताया गया है कि पाई इलेक्ट्रॉन इनमें होने चाहिए। डबल बॉन्डेड जो ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्रोमोफोर का काम कर सकता है। ऑक्सोक्रोम वे समूह होते हैं जो क्रोमोफोर के किसी भी परमाणु, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन परमाणु के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस को बढ़ाते हैं। मतलब ऑक्सोक्रोम का कार्य करने के लिए मेन कंडीशन ये है कि किसी कंपाउंड में लोन पेयर या अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होना चाहिए। जो एरोमेटिक रिंग अगर है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रेजोनेंस को बढ़ाते हैं और अनुनाद के बढ़ने से अवशोषित प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती है और अवशोषण बैंड अधिक वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कलर गहरा होता है। और इस अधिक तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ की ओर शिफ्टिंग को हमने बेथोक्रोमिक शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के रूप में हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन युग्म के ऑसिलेशन या दोलन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। विभिन्न समूह के एक्साइटेशन हेतु जो क्रम होता है उस क्रम को की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन का क्रम में सबसे अधिक जो सबसे इंटेंस जो ऑसिलेशन होता है, उत्तेजन एक्साइटेशन होता है वो है N डबल बॉन्ड O, इससे कम C डबल बॉन्ड S और फिर इससे कम N डबल बॉन्ड N जो समूह में, फिर C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह जैसे C डबल बॉन्ड N, और सबसे कम होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन्स में जो है पाया जाता है। अतः यौगिकों के रंगों का गहरा होना और उनके इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन क्रम के विपरीत होता है। जो यौगिक सबसे गहरा कलर अगर
किस यौगिक का होगा? अगर उसकी बात करें तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन सबसे कम होगा उसका कलर सबसे गहरा होगा। इस क्रम में जिसकी अभी हमने बात की उस क्रम के हिसाब से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कलर सबसे गहरा होगा और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का कलर सबसे कम गहरा होगा, सबसे हल्का होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात हम इस थ्योरी से रिलेटेड करेंगे, वो है अनुनाद सिद्धांत। किसी अणु के रंग और उसकी सममिति या द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य संबंध दर्शाता है। जैसे जैसे आवेशित अनुनाद संरचनाओं का स्थायित्व बढ़ता है वैसे वैसे यौगिक का रंग भी गहरा होता जाता है। किसी यौगिक में आवेश के दोलन की दूरी बढ़ने पर अवशोषण की तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ भी बढ़ती है और फलस्वरूप उसका कलर अधिक गहरा हो जाता है। अनुनाद सिद्धांत को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहले एथिलीन का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड जो CH2 है, जिसे संयोजकता बंद सिद्धांत में संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड के रूप में हम स्क्रीन पर दी गई संरचनाओं के अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन दोनों संरचनाओं का अनुनादी संकर को हम एथिलीन मान सकते हैं। संरचना फर्स्ट जो है वो निम्न ऊर्जा अवस्था को दर्शाती है, जबकि स्ट्रक्चर सेकंड एक्साइटेड स्टेट को दर्शाती है। इन दोनों संरचनाओं की ऊर्जा में अधिक अंतर होता है, इसीलिए एथिलीन को एक्साइट या उत्तेजित करने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है। अधिक ऊर्जा की वेवलेंथ कम होती, ऊर्जा वाली विकिरण की है ना वेवलेंथ कम होती है। इस बात को हम इक्वेशन के रूप में अगर समझना चाहें तो E=hc/λ होता है। इट मीन्स E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिस रेडिएशन की लैम्डा कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और अधिक लैम्डा या वेवलेंथ वाली रेडिएशन की एनर्जी कम होती है। जी स्टूडेंट्स, इसीलिए यह रंगहीन होती है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन या 1,3,5-हेक्साट्राइईन डबल बॉन्ड के बढ़ने से, तो आवेशित समूह का योगदान भी बढ़ता है और संक्रमण अधिक तरंग दैर्घ्य पर होता है, जिसके कारण से आवश्यक एनर्जी का मान कम होता जाता है। इस बेथोक्रोमिक शिफ्ट के कारण से, जैसे लैम्डा मैक्सिमम एथिलीन में 175 नैनोमीटर है, 1,3-ब्यूटाडाइईन में एक डबल बॉन्ड बढ़ने पर ये 217 नैनोमीटर पर एक्साइट या उत्तेजन बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक और तीसरा डबल बॉन्ड अगर आता है तो जैसा कि 1,3,5-हेक्साट्राइईन में है तो अवशोषण बैंड जो है वो अधिक तरंग दैर्घ्य की तरफ 217 की बजाय 258 nm पर बढ़ता है। अर्थात इस बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट के कारण आवश्यक रिक्वायर्ड एनर्जी का मान कम होता जाता है और ये रिक्वायर्ड एनर्जी का मान कम होने से दृश्य क्षेत्र में अवशोषण होने से ये कलर शो करने की टेंडेंसी इनमें कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लुईस और केल्विन के मत के अनुसार अगर हम बात करें तो संयुग्मन बढ़ने से संयुग्मन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है और रंग गहरा हो जाता है, हरा हो जाता है। रंगों का गहरा होना नॉन एरोमेटिक यौगिकों में भी देखा गया है। फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटीन, जिसमें 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, वो 4050 एंगस्ट्रॉम पर प्रकाश अवशोषण करता है और नारंगी लाल रंग का होता है। जबकि बीटा कैरोटीन जो नारंगी लाल रंग का होता है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कॉन्जुगेशन बढ़ने से ही इसमें कलर शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। अधिक एरोमेटिक वलयों के संयोग से भी यौगिकों का रंग अधिक गहरा होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट जो है वो काले रंग का होता है और इसमें एरोमेटिक रिंग्स की अत्यधिक संख्या के कारण से ऐसा होता है। बेंजीन को भी अनुनादी संरचनाओं का संकर ही माना जाता है और जिसकी अनुनादी संरचनाओं को हम स्क्रीन पर दी गई संरचनाओं के अनुसार
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बेंजीन में द्विध्रुव संक्रमण बहुत कम होता है और यह सममित होता है, अतः यह यूवी क्षेत्र में अवशोषण करता है और कलरलेस होता है। नाइट्रोबेंजीन में चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स का योगदान अधिक होता है, इसीलिए अवशोषण अधिक वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। फलस्वरूप यह हल्के पीले रंग का होता है, इसके अतिरिक्त सममिति नष्ट होने के कारण अवशोषण की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, पैरानाइट्रोएनिलीन में आवेशित संरचनाओं का योगदान और अधिक हो जाने के कारण यह अधिक वेवलेंथ पर अवशोषण करता है, जिसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, और इसलिए इसका कलर भी गहरा पीला हो जाता है। यदि कॉन्जुगेटेड तंत्र में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि परमाणु उपस्थित होते हैं तो ऐसे यौगिक अधिक वेवलेंथ पर अवशोषण करते हैं और इनका कलर गहरा होता है। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसके दो कारण माने जा सकते हैं। जिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे विषम परमाणु उपस्थित होते हैं वे आवेशित होते हैं, लेकिन केवल कार्बन कॉन्जुगेटेड यौगिक अनावेशित होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ चार्ज्ड फॉर्म में है और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये अनावेशित फॉर्म में है रिप्रेजेंट किया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर युक्त कॉन्जुगेटेड सिस्टम केवल कार्बन युक्त तंत्र की तुलना में कम सिमेट्रिक होता है, कम सममित होता है, इसलिए ये अधिक इंटेंस कलर शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम थ्योरी की बात करेंगे, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, आणविक कक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत में अणु को एक्साइटेड अवस्था में माना जाता है और जब यह एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक, जिसे हम बंदी या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं, से उच्च ऊर्जा कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में स्थानांतरित होता है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो पैराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में होते हैं, उनके अगर प्रकारों की बात करें तो ये 6 प्रकार के होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, ये इस संक्रमण में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंदी कक्षक से सिग्मा विपरीत बंदी, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन होता है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है सभी प्रकार के संक्रमणों में, और ऊर्जा का मान अत्यधिक होने से इसके लिए रिक्वायर्ड वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य, इस अवशोषण की जो तरंगदैर्घ्य उसका मान कम होता है, और इतना कम होता है कि ये दृश्य क्षेत्र से कम में नहीं पड़ती है ये रेंज, और ये पैराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण शो करते हैं, इसलिए ये कलर लेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरा सिग्मा टू सिग्मा स्टार प्रकार का संक्रमण केवल उनमें पाया जाता है जिनमें केवल और केवल संतृप्त या सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। संतृप्त यौगिकों जैसे एल्केन ये जो हैं वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। एक दूसरा ट्रांजिशन यहाँ जो दिया है वो है एन टू सिग्मा स्टार। ये उन संतृप्त या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें किसी विषम परमाणु पर लोन पेयर के रूप में अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होता है। इन अनाबंदी इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा विपरीत बंदी कक्षक में संक्रमण होने पर इस प्रकार का ये एक अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इस प्रकार का एन टू सिग्मा स्टार प्रकार का ट्रांजिशन जो है वो, डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू डेट ये एल्कोहल और एमीन ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड एकलबंध उपस्थित हों और लोन पेयर भी प्रेजेंट हों। एक तीसरे प्रकार का जो है वो ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जाहिर तौर पे ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बंदी आणविक कक्षकों से एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद विपरीत बंदी कक्षकों में संक्रमण दर्शाते हैं। इसी प्रकार एक और जो ये
संक्रमण है वो N2π स्टार संक्रमण है। ये उन असंतृप्त यौगिकों में संक्रमण पाया जाता है जिनमें लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त सिग्मा 2π स्टार संक्रमण और पाई टू सिग्मा स्टार संक्रमण ये सिमेट्री अलाउड संक्रमण नहीं होते हैं। इनका जो है हम अधिक डिटेल में इनको स्टडी उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार के संक्रमण समिति अनुमत नहीं होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी यौगिक का जो पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से संयुग्मन की उपस्थिति और संयुग्मित तंत्र की प्रकृति को जांचने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हालांकि यदा कदा ही किसी भी क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के निर्धारण में ये काम आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन आणविक कक्षक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं उसकी हमने बात की, और इस थ्योरी में कैसे कलर की हम को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस बात पर अगर विचार करें तो उपरोक्त जो डिस्कशन है उसके आधार पर अब हम कुछ एग्जांपल्स पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे पाई टू पाई स्टार संक्रमण कुछ एल्कीनों के लिए पैराबैंगनी जो है उस क्षेत्र में होते हैं। फॉर एग्जांपल एथिलीन का संक्रमण हमने डिस्कस किया था, 175 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड शो होता है, और संयुग्मन पाई टू पाई स्टार संक्रमण की ऊर्जा को कम कर देता है, इसलिए अवशोषण उच्च तरंग दैर्घ्य की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइईन 13 ब्यूटाडाइईन का अवशोषण बैंड हमने 217 नैनो nm पर प्राप्त किया था। और इसी प्रकार एक और ट्रांजिशन अगर होता है तो 135 हेक्साट्राइईन, इसका हमने 258 नैनोमीटर पर हमने बेथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ अवशोषण बैंड प्राप्त किया था। और यदि द्विबंध संयुग्मन में हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन की भी हमने बात की थी, उसमें तो अवशोषण दृश्य क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है और यौगिक रंगीन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटीन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की संख्या 11 होती है और 451 नैनोमीटर पर पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है, और ये हल्का पीला रंग का शो होता है। इसलिए ये कंजुगेशन का कलर पर प्रभाव पड़ता है। और इस डिस्कशन के बाद नेक्स्ट डिस्कशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज की बात करेंगे। रंजकों के वर्गीकरण की बात करने से के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलते हैं। आज की डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। ये डाइज से रिलेटेड थ्योरीज हैं, सभी थ्योरीज, चाहे विट थ्योरी हो, चाहे मॉडर्न थ्योरीज में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो या आणविक कक्षक सिद्धांत वाली थ्योरी हो, सभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सीरियसली इन्हें तैयार करेंगे ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए डिस्कशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।